अमेरिका की फोर्ड मोटर्स कंपनी 1900s के टाइम पे बहुत ही बड़ी कंपनी थी। लाइक लिटरली ये कंपनी वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर कंपनी भी थी उस टाइम पे। वेल दोस्तों, इन द ईयर 1963 होता कुछ ऐसा है कि फोर्ड के जो वाइस प्रेसिडेंट थे ली कोकोवा, ये एक डिसीजन लेते हैं। ये दोस्तों फोर्ड की जो कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स थे उनको ये चीज़ बताते हैं कि क्यों ना वो लोग अपनी कंपनी को रेसिंग में भी लेके चले। उस टाइम तक दोस्तों फोर्ड के पास में एक भी रेस कार मौजूद नहीं थी। बट पता एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि अगर फोर्ड अपनी कोई नई कार बनाने जाता फ्रॉम स्क्रैच, जिसमें क्योंकि उसका बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था रेस कार डेवलपमेंट के अंदर, तो ऐसे में उसको मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट लगती, क्योंकि ऑब्वियसली कार को रिसर्च करना, फिर उस पर डेवलपमेंट करना, एंड देन प्रॉब्लम्स होगी तो उन्हें सॉल्व भी करना पड़ेगा। एंड ऐसे में दोस्तों ये लोग एक डिसीजन लेते हैं। फरारी दोस्तों उस टाइम पे बैंक करप्सी के ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा करीब थी एंड फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रही थी। बट दोस्तों इनकी जो रेसिंग टीम थी ये कंटिन्यूसली वर्ल्ड में डोमिनेट कर रही थी। फरारी ने दोस्तों द 24 आवर्स ऑफ लमांस नाम की एक रेस में 1949, 1954, 1958, 1960s का सीजन, 1960s से लेकर 1965 तक के सभी सीजन्स को फरारी ने ही जीता था। मतलब आप ये समझ सकते हो कि फरारी की डोमिनेशन लमांस में कितनी ज़्यादा थी। एंड इसीलिए फोर्ड मोटर्स ये डिसाइड करती है कि वो लोग फरारी को खरीदेंगे। एंड ऐसा ही कुछ होता है। फरारी का जो मेन हेडक्वार्टर था, जो मेन फैक्ट्री थी, मेन हेडक्वार्टर था इटली के अंदर, वहाँ पे फोर्ड अपने कुछ एग्जीक्यूटिव्स को भेजता है। फरारी की तरफ से ये डील करने के लिए आए थे खुद एंजो फरारी, और पॉपुलरली नोन एज द ओल्ड मैन फरारी। एंजो फरारी दोस्तों ये नहीं चाहते थे कि कोई भी कंपनी से उन्हें अपनी खुद की रेसिंग टीम को कहीं लेके जाने के लिए किसी कंपनी के अप्रूवल की ज़रूरत पड़े, एंड इसीलिए वो डील को वहीं रोकते हैं। दोस्तों उस टाइम पे फोर्ड लिटरली उस टाइम पे $16 मिलियन दे रहा था फरारी को खरीदने के लिए। बट सिर्फ इस एक चीज़ की वजह से एंजो फरारी ने डील को वहीं कैंसिल कर दिया। एंजो फरारी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया जब फोर्ड ने ये चीज़ रखी कि उन्हें रेस टीम को कहीं भी लेके जाने के लिए फोर्ड के अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी। उनको इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने फोर्ड कंपनी को बहुत कुछ बोला। सिर्फ फोर्ड कंपनी को ही नहीं, उस टाइम जो फोर्ड के फॉर्मर सीईओ थे हेनरी फोर्ड II, उनको भी इन्होंने बहुत कुछ बोला। जी हाँ, tornate alla vostra grossa brutta fabbrica. Back to your big ugly factory. A costruire le vostre brutte, insignificanti Back to your macchine. big ugly factory making its ugly little cars. E dite a quel porco del vostro padrone che i suoi arroganti dirigenti sono solo una massa di figli di puttana da 4 soldi. Tell your pig-headed boss that all his smug executives are worthless sons of whores. Tell him he's not Henry Ford. He is Henry Ford II. Franchino, con una fan da morire, non tema maniera. वेल दोस्तों इतना सब कुछ बोलने के बाद में अब ऑब्वियसली फोर्ड के एग्जीक्यूटिव्स ने ये चीज़ें कंपनी में बताई, और खुद फॉर्मर सीईओ हेनरी फोर्ड II को भी ये बातों के बारे में बताया। इन सब को सुनने के बाद में फोर्ड के जो सीईओ थे हेनरी फोर्ड II, इनको भी बहुत गुस्सा आया। इसी गुस्से से इन्होंने अपनी कंपनी को एक ऑर्डर दे दिया। जी हाँ, इन्होंने ये डिसीजन लिया कि अब ये लोग खुद की एक रेस कार को डेवलप करेंगे। एक ऐसी रेस कार को डेवलप करेंगे जो 24 आवर्स ऑफ लमांस की रेस के अंदर जाएगी, जो वर्ल्ड डोमिनेटिंग टीम है फरारी को हराएगी लमांस के अंदर, और खुद उस रेस को जीतेगी भी। एंड ये एक बहुत ही बड़ा डिसीजन था। The best engineers, the best drivers. I don't care what it costs. We're gonna build a race car. And we're gonna bury that goddamn greasy wop 100 feet deep under the finish line at Le Mans. And I will be there to watch it. तो फोर्ड के पास में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था रेस कार डेवलप करने का। ऐसे में उनको एक किसी एक्सपीरियंस कंपनी की ज़रूरत थी जो इस प्रोजेक्ट को टेक ऑन कर सके एंड जिनके साथ मिलकर फोर्ड एक रेस कार बना सके। यानी इस चीज़ के लिए पूरे अमेरिका में सिर्फ एक ही परफेक्ट इंसान थे, उनका नाम है कैरल शेल्बी। कैरल शेल्बी की कंपनी थी शेल्बी अमेरिकन। ये कंपनी भी कार मैन्युफैक्चर करती थी, रेस कार्स को मैन्युफैक्चर करती थी। बट कैरल शेल्बी वॉज द परफेक्ट मैन। बताए क्यों? क्योंकि कैरल शेल्बी ने भी दोस्तों
लमांस का एक सीजन जीता है। लाइक कैरल शेल्बी उस टाइम पे इकलौते अमेरिकन थे लमांस का 24 आवर्स ऑफ लमांस रेस को जीता है। उनसे पहले किसी भी अमेरिकन ने इस रेस को नहीं जीता था। ऐसे में कैरल शेल्बी बिकेम द परफेक्ट पर्सन जो कि फोर्ड के लिए ये काम कर सकते थे। फोर्ड और कैरल शेल्बी की कंपनी शेल्बी अमेरिकन के बीच में डील साइन होती है एंड दोनों ही कंपनीज एक साथ मिलकर फोर्ड के लिए एक कार की मैन्युफैक्चरिंग करने लगते हैं एंड इस कार का ये लोग दोस्तों नाम देते हैं फोर्ड GT40 Mark 1। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस में एक सिटी है जिसका नाम है लमांस। लमांस की सिटी में एक रेस ट्रैक मौजूद है एंड इसी रेस ट्रैक के ऊपर हर साल एक वर्ल्ड की सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस रेस होती है एंड इस रेस का नाम है दोस्तों द 24 आवर्स ऑफ लमांस। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा ये रेस दोस्तों 24 आवर्स तक चलती है एंड दोस्तों ये रेस इतनी डिफिकल्ट इसके लिए भी है बिकॉज 24 आवर्स का साफ मतलब है कि रेस दिन में तो होगी बट रात में भी होगी। लाइक लिटरली 200 एंड 250 माइल्स पर आवर की स्पीड से दिन में भी कई बार चीजों को देखना काफी मुश्किल होता है। तो कुछ सोचो रात में विजिबिलिटी क्या रहेगी। एंड डू यू नो ऑल्सो वन थिंग, लमांस दोस्तों मोस्टली हमेशा जून के महीने में होता है एंड यही टाइम होता है दोस्तों, यही मंथ होता है जब फ्रांस में बारिश भी होती है। एंड मोस्टली ये देखा गया कि जब भी लमांस की रेस फ्रांस में हुई है तब रात के टाइम में बारिश आई है, जिसकी वजह से जो थोड़ी बहुत विजिबिलिटी ड्राइवर्स को मिलती थी ना वो भी बिल्कुल खत्म हो जाती थी बारिश की वजह से। और प्लस हाई स्पीड पे चलाने के चक्कर में अगर कहीं टर्न्स वंस पे कहीं कॉर्नर्स के ऊपर गाड़ी अगर स्किड कर गई तो बहुत ही बुरा क्रैश हो सकता था। उसके साथ में दोस्तों लमांस का जो ट्रैक था जिसपे रेस होती थी ये आज तक वर्ल्ड के मोस्ट डिफिकल्ट ट्रैक्स में से एक है। इस ट्रैक के अंदर दोस्तों काफी सारे टाइट हार्ड कॉर्नर्स मौजूद है। लिटरली ऐसे कॉर्नर्स मौजूद है जो कि ऑलमोस्ट एक यूटर्न के बराबर है एंड काफी लंबे स्ट्रेट वेज है। ऐसे में कोई भी टीम या कोई भी कंपनी अगर इस रेस में हिस्सा लेना चाहती है तो उसे एक ऐसी कार बनाना बहुत जरूरी हो जाता है जो कार कॉर्नर्स के ऊपर हाई स्पीड के साथ में टर्न ले सके और जो लंबे स्ट्रेट्स है उनके ऊपर मैक्स स्पीड के साथ में जा सके और अपने ओपोनेंट्स को पीछे कर सके। एंड ये सभी चैलेंजेस इन सभी चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए एक कंपनी को अपनी कार बनानी पड़ती है। वेल दोस्तों 1964 में फाइनली फोर्ड मोटर्स GT40 MK1 नाम की एक कार मैन्युफैक्चर करती है शेल्बी अमेरिकन के साथ में एंड ये लोग दोस्तों रेस करने भी चले जाते हैं 1964 के लमांस सीजन में। बट इस रेस का रिजल्ट बहुत शॉकिंग था। लाइक डू यू नो वन थिंग, इस रेस का विनर थी दोबारा से फरारी मोटर्स। बट फोर्ड कहाँ चली गई? क्या फोर्ड सेकेंड आ गई या क्या फोर्ड थर्ड आ गई? नहीं, फोर्ड दोस्तों रेस को ही कंप्लीट नहीं कर पाई। जीतना बहुत दूर की बात थी, फोर्ड मोटर्स रेस को ही कंप्लीट नहीं कर पाए। जी हाँ दोस्तों, लाइक लिटरली फोर्ड मोटर्स की जो कार्स थी वो एंड तक पहुंचने से पहले ही फोर्ड की जो GT40 MK1 मॉडल्स थे ये क्रैश कर गए या इनमें मैकेनिकल फेलियर्स इतने बढ़ गए कि ये कार चलने लायक ही नहीं बच पाई एंड फोर्ड दोबारा से अमेरिका वापस आ गया रेस खत्म करने के बाद। एंड ऑब्वियसली फोर्ड यहाँ रुका नहीं। फोर्ड ने 1965 के लमांस में जाने का भी प्लान बना लिया था एंड दोस्तों दोबारा से कार की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होती है एंड 1965 का लमांस सीजन भी आ जाता है एंड ये सीजन भी फोर्ड हार जाता है। बेसिकली होता कुछ ऐसा है कि इनकी कार्स के अंदर कई सारे मैकेनिकल इश्यूज आ जाते हैं, गियर बॉक्स फेलियर भी हो जाता है जिसकी वजह से ये कार आगे चलने लायक दोबारा नहीं बचती है। इस गियर बॉक्स फेलियर के बारे में एक इंसान को ऑलरेडी पता था एंड वो थे केन माइल्स। केन माइल्स बेसिकली दोस्तों शेल्बी अमेरिकन कंपनी के काफ़ी खास मैकेनिक और काफ़ी खास रेस कार ड्राइवर भी थे जो कि इन कार्स की टेस्टिंग वगैरह भी करा करते थे। और साथ ही साथ में दोस्तों ये कैरल शेल्बी के काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे। केन माइल्स बहुत ही पैशनेट इंसान थे, लाइक लिटरली घंटों तक अपना टाइम स्पेंड करते थे कार्स की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, कार्स के जो लाइक टेस्टिंग के ऊपर, कार्स कैसे स्पीड बना रही है, स्पीड को इंक्रीज कैसे किया जा सकता है, जो मैकेनिकल इश्यूज देखने को मिल रहे हैं उन्हें कैसे सॉल्व करा जा सकता है। एंड वो इतने ज़्यादा डेडिकेटेड थे कि जब वो कार्स के बीच में लग जाते थे, जब वो कार्स की टेस्टिंग करते थे, उन्हें टाइम का लिटरली पता नहीं चलता था। जो गियर बॉक्स फेलियर था इसके बारे में केन माइल्स ऑलरेडी जानते थे। इससे पहले भी जो मैकेनिकल फेलियर हुए थे 1964 में, इसके बारे में भी केन माइल्स जानते थे। बट 1964 के सीजन में फोर्ड जो थी
वो केन माइल्स को लेकर नहीं जाती एज अ ड्राइवर, एज अ रेसर इन द रेस ले मांस में। बट 1965 के सीजन में केन माइल्स को लेके जाया जाता है, बट इस साल भी वो लोग जीतते नहीं हैं। केन माइल्स को लेकर दोस्तों 1965 में भी इतनी आसानी से लेके नहीं जाया जाता है। वेल, फोर्ड कंपनी बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रही थी केन माइल्स को रेसिंग के लिए लेके जाने को इन द ले मांस 1965 के सीजन में। कैरल शेल्बी की कई सारी कोशिशों के बाद में ही फोर्ड कंपनी ने एग्री करा एंड दे डिसाइडेड टू टेक केन माइल्स विद देम। एंड दोस्तों, जब 1965 का सीजन था उसमें फोर्ड की तरफ से ऑफिशियली 2 टीम्स गई थी जो कि दोनों शेल्बी अमेरिकन के नाम से थी। एंड उसमें से एक टीम में ब्रूस मैक्लेरन और केन माइल्स साथ में एक ही कार को ड्राइव करने वाले थे इस ले मांस की रेस के अंदर, बट ये रेस भी वो लोग हार जाते हैं। अब फोर्ड कंपनी जो थी वो बिल्कुल डिसएग्री करती है केन माइल्स को 1966 के सीजन में ले मांस में रेस करने के लिए या ले मांस में लेके जाने के लिए। कैरल शेल्बी दोस्तों लिटरली फोर्ड मोटर्स को ये ऑफर देते हैं कि अगर केन माइल्स 12 आवर्स ऑफ सीब्रिंग, जो एक और रेस थी जो 12 आवर्स के लिए चलती थी, और 24 आवर्स ऑफ डेटोना, ये भी एक और रेस थी जो 24 आवर्स तक चलती थी, बट ये ले मांस जैसी नहीं थी, उससे काफ़ी हद तक ईजी रेस थी ये कंपैरेटिवली। तो उन दोनों रेसेस को अगर केन माइल्स जीत जाते हैं फोर्ड की कार में, फोर्ड की GT40 मार्क 2 में जो इन्होंने नई डेवलप करी थी, उसमें फोर्ड को किसी भी हालत में फिर केन माइल्स को 66 के ले मांस सीजन में लेके जाना ही पड़ेगा। 12 आवर्स ऑफ सीब्रिंग को केन माइल्स जीत जाते हैं फोर्ड की GT40 मार्क 2 में, एंड साथ ही साथ में 24 आवर्स ऑफ डेटोना को भी ये जीत जाते हैं GT40 मार्क 2 में फोर्ड की। इससे फोर्ड को काफ़ी पब्लिसिटी भी मिल जाती है क्योंकि वो लोग ऑब्वियसली ये इन दोनों रेसेस को जीते जिन्हें जीतना इतना भी आसान नहीं था, और इन दोनों रेसेस को फोर्ड को सिर्फ एक ही इंसान ने जिताया था एंड दैट वाज केन माइल्स। फोर्ड को किसी भी हालत में अभी केन माइल्स को ले मांस के 1966 सीजन में अपने एक ऑफिशियल ड्राइवर की तरह लेके जाना ही था, एंड ऐसा ही कुछ होता है। एंड दोस्तों, केन माइल्स अगर ले मांस का ये सीजन जीत जाते देन ही वुड बिकम द फर्स्ट एवर ड्राइवर इन हिस्ट्री जिन्होंने 12 आवर्स ऑफ सीब्रिंग एंड उसके अलावा 24 आवर्स ऑफ डेटोना एंड 24 आवर्स ऑफ ले मांस, इन तीनों रेसेस को एक ही साल में जीता है। इससे पहले हिस्ट्री में किसी भी रेसर ने एक साथ में इन तीनों सीजन्स को कभी भी नहीं जीता था। एंड दोस्तों, यही एक्सपेक्टेशन सभी की थी। 1966 की ले मांस रेस शुरू हो जाती है, एंड दोस्तों स्टार्ट होते ही प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो जाती है रेस के साथ में। जो ले मांस की रेस होती है दोस्तों, 24 आवर्स ऑफ ले मांस की जो ये रेस होती है, ये नॉर्मली स्टार्ट नहीं होती है। कार जो होती है दोस्तों वो रोड की एक तरफ रखी जाती है, दूसरी तरफ सारे के सारे ड्राइवर्स होते हैं। जब इस रेस का टाइम होता है एंड जब फाइनली फ्रांस का जो फ्लैग है उसे होस्ट करा जाता है, अब रेस स्टार्ट करी जा सकती है। एंड ऐसे में इसी टाइम पे सारे के सारे ड्राइवर्स जो होते हैं वो सभी के सभी भागकर अपनी कार की तरफ आते हैं एंड अपनी कार के अंदर जल्दी जल्दी बैठते हैं और फटाफट से अपनी कार को स्टार्ट करके रेस के अंदर चले जाते हैं। ऑब्वियसली इस टाइम पे जिसने भी ये चीज़ सबसे ज़्यादा जल्दी कर दी यानी कि वो सबसे आगे रहेगा पूरी की पूरी रेस में, ऐसा एक्सपेक्ट करा जाता। एक अच्छी स्टार्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती किसी भी रेस के अंदर, है ना। बट जब केन माइल्स बैठ रहे थे गाड़ी के अंदर तो उनका जो हेलमेट था वो गाड़ी के फ्रेम पे लग जाता है, डोर फ्रेम के ऊपर, जिसकी वजह से वो दरवाज़ा बंद नहीं होता है। जो कार का डोर था वो बंद नहीं होता है, तो वो इस डोर को बंद करने की कोशिश में रेस से उनका पूरा ध्यान चला जाता है और वो पूरा का पूरा एक लैप जो ऑलमोस्ट 13.6 किलोमीटर लंबा लैप होता है, एक लैप ले मांस का, उस पूरे के पूरे एक लैप में ही अपने दरवाजे को एडजस्ट करते रहते हैं। एंड इसके लिए दोस्तों फर्स्ट राउंड में, फर्स्ट लैप में ही केन माइल्स को पिट करना पड़ता है, यानी कि पिट स्टॉप पे आना पड़ता है। एंड दोस्तों इस टाइम पे केन माइल्स की पोजीशन एकदम ही लास्ट थी। जब वो पिट स्टॉप पे आते हैं तो किसी ना किसी तरह से दरवाजे को बंद करा जाता है एंड देन केन माइल्स वाज नाउ सेट फॉर द रेस। केन माइल्स पूरी की पूरी तेजी के साथ में कार को लेके जाते हैं ले मांस के रेस ट्रैक पे एंड रेस करने लगते हैं और वो एक एक करके कार्स को ओवरटेक करते जाते हैं एंड काफी दूर पहुंच जाते हैं। रेस में फरारी की भी 2 टीम्स थी और फोर्ड कंपनी ने अपनी 3 टीम्स को भेजा था। अब रात का टाइम था एंड ऑब्वियसली केन माइल्स काफी अच्छे से कार को चला रहे थे एंड ही वाज नियर फरारी जो फर्स्ट पोजीशन पे थी एंड केन माइल्स वाज एट सेकंड पोजीशन। वो केन माइल्स दोस्तों पूरी की पूरी तरह से कोशिश करते हैं फरारी को ओवरटेक करने की, बट उसी टाइम पे उनके ब्रेक्स ओवरहीट हो जाते हैं एंड इसकी वजह से उनकी कार जो थी साइड में बहुत ही जोर से डिवाइडर पे जाके लगती है। बट फॉर्चुनेटली कार क्रैश नहीं करती है, कार ट्रैक पे ही अपने आप को मेंटेन रखती है भले इतना बड़ा इम्पैक्ट लगने के बाद।
एंड केन माइल्स को अब एक बात समझ में आ चुकी थी कि जो ब्रेक्स थे वो ओवरहीट हो चुके थे। वेल दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा था कि जब GT40 Mark II की जब टेस्टिंग करी जा रही थी, उस टाइम पे एक चीज़ पता चली कि जो इसकी कार की जो ब्रेक्स हैं, जो रोटर्स हैं, ये काफ़ी ओवरहीट हो रहे थे, जिसकी वजह से ये ब्रेकिंग सिस्टम काम बिल्कुल नहीं कर रहा था। इसके बाद में डिसीजन लिया गया कि जब भी ये ब्रेक्स काफ़ी ज़्यादा ओवरहीट हो जाएंगे देन इन ब्रेक्स को पिट स्टॉप पे चेंज करा जाएगा। वेल, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग किसी भी कार का कौन सा भी स्पेयर पार्ट रेस के टाइम पे चेंज करा जा सकता है, एंड अकॉर्डिंग टू देम ब्रेक सिस्टम भी एक स्पेयर पार्ट ही तो है ना कार का। भाई रोटर और कैलिपर एक स्पेयर पार्ट ही तो है ना कार का। केन माइल्स अपनी कार को लेकर पिट स्टॉप पे आते हैं एंड फाइनली जो उनकी टीम थी वहाँ पे पिट स्टॉप पे, वो इस कार के ब्रेकिंग सिस्टम को पूरी तरीके से चेंज कर देती है। अब दोस्तों, जब ये केन माइल्स दोबारा रेस में चाहते हैं तो ये फरारी के पीछे वापस पड़ जाते हैं। फरारी में बैठे जो ड्राइवर थे वो काफी हाई स्पीड से केन माइल्स से दूर जाने की काफी ट्राई कर रहे थे। तो केन माइल्स फरारी के बिल्कुल पीछे थे एंड कभी भी उन्हें ओवरटेक कर सकते थे। एंड इसीलिए फरारी के जो ड्राइवर थे, जो फरारी को चला रहे थे, वो उस कार को बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ में आगे लेके जाते हैं। बट इतने हाई स्पीड की वजह से इनका इंजन ओवरहीट हो जाता है एंड पूरी की पूरी कार ब्लास्ट हो जाती है। एंड ऐसे में फरारी पूरी तरीके से कंप्लीटली रेस से डिस्क्वालीफाई हो जाती है, ले मांस की रेस से। एंड अब केन माइल्स वाज एट नंबर 1 पोजीशन। अब मुझे आप एक बात बताओ, लाइक जो बंदा फर्स्ट लैप में लास्ट पोजीशन था, वो बंदा अभी फर्स्ट पोजीशन में है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि फोर्ड की बाकी टीम्स का क्या हुआ। जिस टीम में केन माइल्स है वो टीम दोस्तों इन दोनों टीम से काफी सारे लैप्स आगे चल रही थी एंड सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। 24 आवर्स ऑफ ले मांस ऑलमोस्ट खत्म होने ही वाला था कि एक हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट होता है। होता कुछ ऐसा है दोस्तों, जो फोर्ड मोटर्स के जो वाइस प्रेसिडेंट थे ली कोकोवा, ये कैरल शेल्बी को कहते हैं कि वो केन माइल्स को स्लो डाउन करने को कहे। केन माइल्स इस टाइम पे लैप्स एंड लैप्स अहेड थे दूसरी टीम से। वेल, अब आप कहोगे कि ऐसा क्यों, फोर्ड तो जीत रहा था तो केन माइल्स को स्लो डाउन करने को क्यों कहा गया। वेल दोस्तों, फोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट ने ये डिसीजन लिया कि क्यों ना हम लोग तीनों कार्स को, जो फोर्ड की जिस कार को केन माइल्स चला रहे हैं, दूसरी कार जो ब्रूस मैक्लेरन के हाथ में थी एंड एक और बंदा था जिसके हाथ में थी, तो जो तीनों टीम्स है क्यों ना वो साथ में ही फिनिश लाइन को क्रॉस करे, जो कि आइकॉनिक मोमेंट हो जाएगा एंड जो कि फोटोग्राफिक मूवमेंट भी बन जाएगा, जिससे कि ऑब्वियसली मार्केटिंग में काफ़ी मदद मिलेगी फोर्ड को। ऐसा इन्होंने सोचा था एंड कैरल शेल्बी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी डिसएग्री भी करते हैं वाइस प्रेसिडेंट ली कोकोवा के साथ, बट क्योंकि ये फोर्ड का ऑर्डर था तो उन्हें ये चीज़ सुनना ही पड़ती है। बट दोस्तों, कैरल शेल्बी ने केन माइल्स को नहीं कहा कि वो स्लो डाउन करे। इंस्टेड केन माइल्स को उन्होंने कहा कि डिसीजन तुम्हारे ऊपर है, तुम चाहो तो रेस को ख़त्म भी कर सकते हो या तुम चाहो तो इनके फ़ोटो के लिए तुम अपनी कार को स्लो डाउन भी कर सकते हो। बची हुई दोनों टीम्स को भी साथ में लेकर फिनिश लाइन क्रॉस कर सकते हो ले मांस में, क्योंकि अब तक इतना क्लियर हो चुका था कि फोर्ड ही एक अल्टीमेट विनर था ले मांस का, बिकॉज और कोई भी कार या और कोई भी टीम इनके आसपास भी नहीं थी। वेल दोस्तों, जब केन माइल्स के हाथ में डिसीजन था कि या तो वो अकेले इस रेस को कंप्लीट कर लें और फिनिश लाइन को क्रॉस कर लें, या तो फिर वो अपनी पूरी टीम के लिए रुके, तो ऐसे टाइम में दोस्तों केन माइल्स ने जो डिसीजन लिया वो शायद ही कोई ले पाता। इन्होंने दोस्तों डिसाइड करा कि क्यों ना वो दूसरी टीम के लिए रुके, बिकॉज ऑब्वियसली केन माइल्स काफ़ी आगे थे एंड ऐसे में ऑब्वियसली एक बात थी कि केन माइल्स ही जीत रहे थे इस रेस को। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपनी पूरी टीम के लिए रुके एंड साथ में ही जो है तीनों फोर्ड की कार्स, फोर्ड की GT40 Mark II की तीनों टीम्स यानी कि तीनों कार्स साथ में ही फिनिश लाइन को क्लियर करें एंड ये लोग फिनिश लाइन को साथ में क्लियर भी करते हैं। बट नाउ अ रियली हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट टेक प्लेस। वेल दोस्तों, जैसे ही तीनों की तीनों कार्स एक साथ फिनिश लाइन को क्रॉस करती है एंड उसके बाद में अब फोर्ड जीत चुका था, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन तीनों ही फोर्ड जीत चुका था, ऑब्वियसली बिकॉज तीनों कार्स ने फिनिश लाइन साथ में क्रॉस करी थी। बट उसके बाद में दोस्तों कुछ ऐसा होता है जो कि काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग था। जैसे ही दोस्तों केन माइल्स कार से उतरते हैं, वो अपने सामने जो चीज़, जो मोमेंट देखते हैं, वो देख के उनको काफ़ी बुरा लगता है। सब लोग कॉन्ग्रेचुलेशंस वगैरह देने के लिए आ रहे थे, सारी की सारी ऑडियंस उतर कर रेस ट्रैक पे आ चुकी थी और उन रेसर्स को कॉन्ग्रेचुलेट करने जिन्होंने ले मांस की इस रेस को जीता है एंड जो फर्स्ट आया है, जिसको लाइक वो लोग बुके एंड फ्लावर्स दे रहे थे। बट पता है क्या,
कोई भी ऑडियंस में से कोई भी, लिटरली कोई भी केन माइल्स के पास नहीं गया। ये सब के सब ब्रूस मैक्लेरन के पास में गए। एंड ये चीज देख के केन माइल्स भी शॉक्ड हो गए, जैसे कि काफी सारे लोग भी हुए थे। वे उस टाइम लोगों ने देखा था कि केन माइल्स वाज द क्लियर विनर ऑफ दैट रेस। वेल दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा था कि लमांस का एक रूल है कि जो भी कार जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है वो कार ही है जो वही कार होती है जो कि लमांस की रेस को जीतती है। एंड उस दिन सबसे ज्यादा डिस्टेंस जिस कार ने पता है कवर करा था वो केन माइल्स की नहीं थी, वो ब्रूस मैक्लेरन की थी। पता है क्यों? क्योंकि केन माइल्स की जो कार थी वो ब्रूस मैक्लेरन की कार से स्टार्टिंग पे, जब रेस स्टार्ट होने वाली थी उस टाइम पे सिर्फ 8 मीटर आगे पार्क थी, सिर्फ 8 मीटर आगे पार्क थी। बट इन्होंने ये नहीं देखा कि भाई केन माइल्स को लिटरली वो डोर का इतने प्रॉब्लम्स हुई जहाँ पे वो लैप में ऑलरेडी काफ़ी लास्ट हैं, ब्रूस मैक्लेरन काफ़ी आगे भी पहुँच चुके थे। ये रूल को जब ये रूल बताया गया देन एवरीवन वाज शॉक्ड, स्पेशली केन माइल्स एंड इवन कैरल शेल्बी। यू नो, कैरल शेल्बी को बिल्कुल बिलीव ही नहीं हुआ। कैरल शेल्बी इनफैक्ट ये भी कहते रहे कि ऐसा कोई रूल एग्जिस्ट नहीं करता है लमांस के अंदर, बट किसी ने भी इनकी बात को नहीं सुना। There wasn't anything messed up. We just decided that we'd cross it was just proved to Ferrari 1, 2, 3. I mean, he had never been beat so bad in his life. And But it was Eamon and McLaren that came across first. no, they all came across together, and then Le Mans decided to cook up a rule that said that the car that had traveled the furthest distance won. There was no rule like that, but they had to do something to save face because they couldn't have 3 winners, could they? We thought it'd be fun to give them a decision, to have a hard decision. Great photo. Yeah. And we got more publicity out of doing it that way, but Ken Miles won the race. He had done everything that he was supposed to do all the way, and I always felt very guilty about that, and I still feel guilty about it to this day. Bruce McLaren was declared as the winner of 24 hours of Le Mans, जो कि इतना हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था बिकॉज केन माइल्स ने सिर्फ एक रेस नहीं जीती है। लाइक केन माइल्स ने पूरी की पूरी कार को डेवलप करा है। लाइक 3-4 साल, पिछले 3-4 सालों से केन माइल्स ही है जो कि घंटों तक, लिटरली घंटों तक अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की जगह रेस कार के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे फोर्ड के लिए, और फोर्ड के लिए एक ऐसी कार डेवलप कर रहे थे जो उन्हें ले मांस के अंदर एक विक्ट्री दिला सके। एक ऐसी कार डिज़ाइन कर रहे थे जो ले मांस में फोर्ड को विक्ट्री दिला सके। एंड इस कार के डेवलपमेंट में कई बार उनके साथ बहुत सारी चीज़ें भी हुई थी, जैसे कि कार के काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल एक्सीडेंट्स भी हुए थे, जहाँ पे एक बार इनकी कार का रोटर ब्रेक सिस्टम भी फेल हो गया था, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। एंड इन सभी चीज़ों को, इन सभी चैलेंजेस को फेस करके जब केन माइल्स ने एक कार को डेवलप करा फाइनली, तब उन्हें विक्ट्री ही नहीं दी गई। जब उन्होंने इस पूरी की सब कुछ करके, इवन जब वो लास्ट आए थे, इवन वेन ही वॉज एट द लास्ट पोजीशन, उन्होंने लास्ट से फर्स्ट पोजीशन भी आया ले मांस की रेस में। इतने एफर्ट्स और इतने इश्यूज भी उनको आए पूरी रेस के अंदर, इन सब चीज़ों के बावजूद भी ब्रूस मैक्लेरन को विनर डिक्लेयर करा गया। एंड ऑब्वियसली जैसे ही केन माइल्स को ये चीज़ पता चली तो उनको बताया गया दैट ही वॉज रॉब्ड। एंड ऑब्वियसली कोई भी यही बोलेगा दैट ही वॉज रॉब्ड। खुद ही सोचो ना यार, जो बंदा डिजर्व करता था उसको कुछ नहीं दिया गया, एंड जो बंदा लाइक लैप्स और लैप्स पीछे था वो भाई क्या बोलूँ अब मैं बस। एंड यही एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल और हार्ट ब्रेकिंग रेस थी। बट केन माइल्स इज़ केन माइल्स। केन माइल्स का पैशन था जो कि दिखता था, उन्हें जीत वीत की कोई फिक्र ही नहीं थी। वो हर रेस में अपना 100% देते थे रेस को जीतने के लिए, लेकिन नहीं भी जीतते थे देन वो इस चीज़ से खुश रहते थे कि उन्होंने इस रेस को एटलीस्ट करा। Though the drivers finished the race in a heat, McLaren has been ruled the winner as he started from farther back. Some bullshit technicality. Final results. Ford number 2, driven by McLaren and Eamon, is the winner. Ford number 1, driven by Miles and Hume, second place. In third place, Butler and Hutchison in Ford number 5. I never should have asked you. Selling cars, huh? That's what they do. Well, you promised me the drive. Not the win.
इस रेस के बाद भी जब लामार्स में ब्रूस मैकलरन को विनर घोषित किया गया तो उसके बाद में केन माइल्स ने कुछ भी काउंटर करने के बजाय खुद वो ब्रूस मैकलरन के पास गए, उनको गले लगे, उनको कॉन्ग्रेचुलेट भी किया, उनके साथ फोटोग्राफ्स भी खिंचवाई, बहुत कुछ करा। एंड उस टाइम पे दोस्तों केन माइल्स के सामने मीडिया भी थी। मीडिया बिल्कुल प्रिपेयर्ड थी फोर्ड को क्वेश्चन करने के लिए, लमान की अथॉरिटीज़ को, ब्रूस मैकलरन को एंड फोर्ड को क्वेश्चन करने के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली जो एक्चुअल चैंपियन था उसको लिटरली सेकेंड पोजीशन दी गई और फर्स्ट पोजीशन ब्रूस मैकलरन को दी गई। बट केन माइल्स ने इस चीज़ को भी मीडिया को करने से रोक दिया। इंस्टेड उन्होंने मीडिया को इस चीज़ से भी रोक दिया कि वो फोर्ड को कोई क्वेश्चन करे, उन्होंने कहा मीडिया से कि नहीं, एक्चुअली विनर ब्रूस मैकलरन ही है, लाइक ही वॉज द मैन भाई। ऑब्वियसली जब ये सब कुछ हो गया उसके बाद में केन माइल्स वहाँ रुके नहीं, वो चले गए, सेलिब्रेशन वगैरह कुछ भी नहीं करा, चले गए। अब ऑब्वियसली जब ऐसा किसी कंपनी ने किसी के साथ भी करा है तो कोई एम्प्लॉय कंपनी को छोड़ देगा, है ना। बट केन माइल्स वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, ही वॉज अ लॉयल एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। क्योंकि जब फोर्ड कंपनी ने ये कहा कि आपको स्लो डाउन करना पड़ेगा इस फोटोग्राफ के लिए, एक हिस्टोरिक फोटोग्राफ के लिए, तो बीइंग अ लॉयल एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी उन्होंने कार को भी स्लो डाउन करा। तो वो दोबारा से फोर्ड की ये कार की टेस्टिंग करने लगे। 1966 में ही दोस्तों अगस्त के मंथ में केन माइल्स एक कार को टेस्ट कर रहे थे फोर्ड के लिए। एंड इस कार को टेस्ट करते टाइम इनका एक बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है। ये कार कुछ मेल फंक्शन कर जाती है मैकेनिकली। एंड कैरल शेल्बी भी वहाँ पे मौजूद। केन माइल्स की जो कार थी वो बहुत बुरी तरीके से क्रैश कर जाती। वो क्रैश इतना ब्रूटल था कि डिस्पाइट ऑफ केन माइल्स वेयरिंग अ सीट बेल्ट, लाइक लिटरली उस क्रैश के बाद में केन माइल्स पूरी की पूरी जो गाड़ी का जो शीशा था उसको तोड़कर, सीट बेल्ट के साथ में सीट बेल्ट टूट गई थी, उसको तोड़कर गाड़ी से 15 फीट दूर जाके गिरे थे। लाइक इतना ब्रूटल था। एंड ऑब्वियसली इस ब्रूटल क्रैश में उनकी डेथ भी हो गई। एंड या द रेस्ट इज हिस्ट्री। She looks pretty good. There's a point, 7,000 RPM, where everything fades. The machine becomes weightless, just disappears. And all that's left is a body moving through space and time. 7,000 RPM. That's where you meet it. You feel it coming, creeps up on you close in your ear. Ask you a question, the only question that matters. Hit the van! Who are you?